सबिता। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यू एडिड मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पार्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल वीडियो देखनी है, जो कि कंसेप्ट पर, फॉर्मूले पर, सब पर वीडियोस अवेलेबल है गाइस। तो अगर आपको नेशनल इनकम अच्छी तरीके से करना है तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट की वीडियो देखना। दूसरी चीज, वीडियो देखने के बाद आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तबिता मेसी, यानी कि मेरा नेम जो है क्लास 12th, अपना क्लास डाल के आप सर्च करोगे, चैनल को ज्वाइन करना, उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जब आप नोट्स पढ़ोगे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गाइस, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके थ्रू आप इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और उसके साथ साथ इस वीडियो को देखना ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए ऐसे चुटकी बजा के होने लग जाए। अब देखो गाइस, सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड में करते क्या है। वैल्यू एडिड मेथड में गाइस हमें वैल्यू ऐड करनी होती है। हम जब भी वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की गिवन हो, ऐड करी और निकाल दिया, क्या निकल के आता है? GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि जब भी हम ये मेथड करते हैं वैल्यू एडिड, तो चाहे हम फर्म्स की वैल्यू ऐड करें, चाहे हम सेक्टर्स की वैल्यू ऐड करें, हमारा आंसर किस में आता है? GDP एट MP। सो ये तो फिक्स्ड है, लर्न भी रखना है आपको, ठीक है, पहली चीज़। अब अगर हमें डायरेक्टली वैल्यू एडिड गिवन है तो भाई हमारे पास काम रह गया सिर्फ प्लस करने का, बट इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है। हमें निकालने के लिए, भाई क्लास 12th है तो कैलकुलेशन तो वो मांगेंगे ना। अब अगर हमें डायरेक्टली वैल्यू एडिड गिवन नहीं है तो हमें दूसरे फॉर्मूले पे आना है। पहला फॉर्मूला होता है जिसमें वैल्यू एडिड नॉर्मली प्लस कर देते हैं, दूसरा फॉर्मूला जिसमें हम वैल्यू एडिड निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वैल्यू एडिड का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है, लेकिन हम नॉर्मली उसे वैल्यू एडिड ही लिखते हैं, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल होती है कि ये ग्रॉस में ही होता है। सो अगर आपने आगे जी मेंशन नहीं किया तो भी उसका आंसर ग्रॉस में ही आता है। अब गाइज हम आते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पर। अगर हमें डायरेक्टली वैल्यू एडिड गिवन नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है वैल्यू एडिड निकालने का? वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन जनरली हमें ये भी गिवन नहीं होता। हमें ये तो गिवन होता है बट ये गिवन नहीं होता। फिर हम आते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले पे। तीसरे फॉर्मूले पे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना सीखते हैं। तो यानी कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सो अगर आपको डायरेक्टली गिवन है फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं गिवन ये फॉर्मूला, इसमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है गाइस? परचेजेस, यानी कि आप कोई भी चीज़ जब बनाते हो तो उसमें जो भी परचेजेस करते हो उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी अगर गिवन नहीं है तो उसे कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है गाइस उसमें कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है, यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं गिवन, हमें इसके थ्रू सॉल्व करना है, लेकिन हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन नहीं है। सो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। सो हम उसके थ्रू ये निकालेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, हमारा वैल्यू एडिड निकल जाएगा बहुत इजीली। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, सबसे पहले फर्म ए का निकालना है और फर्म बी का निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है उसके लिए 1 मिनट लूँगी और सही से बताऊँगी। जिस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस वो होता है कि हम कई चीज़ों को डबल काउंट कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि अगर ये बोलूँ कि मैंने टोटल सेल इतने की करी 5000 की, और फिर मैंने बोलूँ कि मैंने बी को सेल करी 1000 की, तो 5000 और 1000 नहीं होगा, सिर्फ 5000 लेंगे हम, क्योंकि मैंने अपनी टोटल सेल के बारे में बात कर ली है। तो अगर टोटल सेल ऑलरेडी ले लिया है तो मैंने चाहे बी को, सी को, डी को जितना भी बेचा है उसे अलग से काउंट नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने परचेजेस करी 5000 की और फिर मैं ये कहूँ मैंने इंपोर्ट करा 200 का, तो मैं 5000 और 200 अलग अलग काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने 200 का इंपोर्ट करा, बाहर से मंगाया, वो भी मेरे परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेम वे इन एक्सपोर्ट का भी होता है गाइज, कि अगर मैं बोलूँ मैंने सेल करी 5000 की और एक्सपोर्ट करा मैंने 1000 का, तो यानी कि सेल में ऑलरेडी वो एक्सपोर्ट वाला पार्ट इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि मैंने डोमेस्टिक सेल करी, यानी कि देश में सेल करी 4000 की और बाहर सेल करी 1000 की, यानी कि एक्सपोर्ट करा 1000 का,
तो हम एक्सपोर्ट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है डोमेस्टिक और फॉरेन की, तो हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब टोटल के बारे में जिक्र आ जाएगा तो उस केस में उसके अंदर के पार्ट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे फर्म ए और फर्म बी का देखते हैं, बहुत ईजी सा पार्ट है। अब फर्म ए का जब हम देख रहे हैं तो मैं जहाँ पे बी की बात हो रही है उसको रीड नहीं कर रही, सिर्फ फर्म ए का देखते हैं। सेल्स बाय फर्म ए, हमें वैल्यू एडेड निकालनी है। अब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन, हमें सेल्स वाला पार्ट करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं ना एक वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेती हूँ, जो कि होते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर उसे यहाँ पुट करूँगी, ठीक है। जो कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो हमें पहले ये निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितनी है, फर्म ए ने सेल करी 500 की, और फर्म ए के बारे में कहाँ है, चेंज इन स्टॉक है फर्म ए का 20, ठीक है। और फर्म ए का जिक्र क्या है, परचेज बाय फर्म ए। फर्म ए की परचेज गाइस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो 320 मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद फर्म ए का सेल्स बाय फर्म ए टू बी 200। अब देखो मेरी ऑलरेडी बोला है, मैंने बताया आपको सेल्स बाय फर्म ए ने 500 की सेल करी है और फर्म ए ने बी को 200 का। तो जब टोटल सेल गिवन है तो हमें इस 200 को कंसिडर नहीं करना है। अब यहाँ पे गाइस हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 520। सो 520 को यहाँ पुट कर देंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 200, यानी कि 200 करोड़ रुपीज़, क्योंकि जो भी फिगर है वो करोड़ में है। सो आपका फर्म ए का वैल्यू एडेड आ गया। इजी है ना करना, आपको क्या करना है, बस फॉर्मूलेस को फॉलो करना है। इसके बाद गाइस सेकेंड फर्म बी का निकालते हैं। अब फर्म बी का भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या करना है, माइनस करना है। अगर हमें ये गिवन नहीं है तो हमें ये निकालना है पहले। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का सबको पता है फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है यहाँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फर्म बी की सेल कंसीडर करते हैं। सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट 100, ठीक है। सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड 350। अब देखो बी के केस में इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखे हैं नेम, इसलिए हमने ये भी लिया, ये भी लिया। अब ये तो चेंज इन स्टॉक का हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स बाय फर्म ए टू बी, तो ये उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए ने बी को जो भी चीज़ बेची, यानी कि बी के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। सो वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी इसका सेल्स आ गया, अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक, यानी कि बी की सेल आ गई, बी की सेल आ गई। अब हमें चेंज इन स्टॉक चाहिए। चेंज इन स्टॉक होते हैं गाइस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 40 माइनस 30 जो कि 10, तो 100 प्लस 350 प्लस 10 कितना हो गया ये 450, 460, ठीक है। अब 460 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 460। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गाइस क्या होती है, परचेज। तो फर्म बी ने कितने की परचेज करी, 200 की, तो इसका आ गया 260। फर्म ए का 200 था, बी का 260, दोनों फर्म की वैल्यू एडेड निकल गई, ठीक है। अब वो हमसे क्वेश्चन में अगर वैल्यू एडेड पूछा है, सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा निकालो जीडीपी एट एमपी, तो बहुत सिंपल सा है, हमें पता है कि जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, यानी कि जितनी भी फर्में हैं उनकी वैल्यू एडिट कर दोगे तो आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो 200 इसकी वैल्यू ऐड हुई थी, इसकी 260 हुई, ऐड किया, दैट इज 460। सो ये आपका क्या निकला, जीडीपी एट एमपी। इजी था। अब अगर वो हमसे, अब यहाँ से ना जब आपका ये निकल गया जीडीपी एट एमपी, अब वो कुछ भी बोले आपको, वो बोले आपको निकालने के लिए एनडीपी एट एफसी बोले, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। जी से एन पर जाने के लिए सबसे पहले आपको ये चेंज करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। एमपी से एफसी, डी में कोई चेंज नहीं आया, एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस करते हैं, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें पता है हमें दो चीज़ों में चेंज करना है, हमें अपने 460 में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। सो डेप्रिसिएशन कितना है 120 का, हमें एनआईटी माइनस करना है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस 75।
तो 460 माइनस 195 दैट इज 5 265. सो 265 गाइस आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा आपका NDP at FC. सो निकालना बहुत इजी होता है, बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप 1 बाय 1 ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मूला स्किप करके आगे नहीं बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे हर आंसर सही तरीके से आएगा. तो इस तरीके से गाइस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. कैसे आप इधर आ सकते हो, इधर आ सकते हो, ये बहुत ईजी मेथड है. सो आई होप आप लोगों को गाइस ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं. थैंक यू.